यह कहानी सुल्तानपुर गांव की है। सुल्तानपुर का रेलवे स्टेशन हमेशा लोगों की चहल पहल से भरा रहता था। इसी स्टेशन के एक कोने में राघव नाम का एक सीधा साधा आदमी अपना चाय और समोसे का ठेला लगाता था। राघव स्वभाव से बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। स्टेशन पर पहले से ही कई बड़ी बड़ी दुकानें और चाय नाश्ते के स्टॉल मौजूद थे। पुरानी और बड़ी दुकानें होने की वजह से मुसाफिर सीधे उन्हीं दुकानों पर चले जाते थे। राघव के छोटे से ठेले पर कोई ध्यान भी नहीं देता था। इस वजह से उसकी दुकान पर बहुत कम ग्राहक आते थे। एक शाम भी ऐसा ही हुआ। सूरज ढल रहा था और राघव अपने ठेले के पास बहुत उदास खड़ा था। उसकी दुकान का सामान वैसा का वैसा ही रखा था। तभी बगल की बड़ी दुकान का मालिक दिनेश उसके पास आया। क्यों राघव भाई, आज फिर तुम्हारे समोसे ठंडे हो गए क्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस स्टेशन पर हमारे रहते तुम्हारी चाय समोसे कोई नहीं खरीदेगा। तुम बेकार में यहाँ अपना वक्त खराब कर रहे हो। दिनेश भाई, बात वो नहीं है। हर कोई शहर से आने जाने वाला बड़ी दुकानों पर ही जाना पसंद करता है। मेरी किस्मत ही खराब है। आज सुबह से सिर्फ 4 समोसे बिके हैं। अब तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। अरे, अपनी किस्मत को क्यों दोष दे रहे हो? धंधा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब चुपचाप दुकान समेटो और घर जाओ। यहाँ रात भर बैठने से तुम्हारे समोसे सोने के नहीं बन जाएंगे। दिनेश की बातें राघव के दिल में तीर की तरह चुभती थीं। लेकिन राघव शांत स्वभाव का इंसान था, इसलिए वह चुपचाप सब कुछ सह लेता था। वह भारी कदमों से अपने घर की तरफ चल दिया। पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस यही चिंता चल रही थी कि वह अपनी इस गरीबी और लाचारी से बाहर कैसे निकले। तभी अचानक बाहर से किसी ने उसे आवाज दी। आवाज बहुत जानी पहचानी और खुशमिजाज थी। वह राघव का बचपन का पक्का दोस्त अमित था, जो सालों बाद शहर से उससे मिलने आया था। अरे ओ राघव, कहाँ छुपकर बैठा है भाई? देख, तेरा पुराना दोस्त अमित आया है। अमित, तुम? अरे भाई, तुम अचानक यहाँ? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद आई? हाँ भाई, शहर के काम से थोड़ा वक्त मिला तो सोचा अपने जिगरी यार से मिलता चलूं। तुम बताओ, कैसे हो? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ अमित, सब ठीक है। तुम अंदर आओ, बैठो, थोड़ा हाथ मुंह धो लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाता हूँ। आज रात का खाना हम दोनों साथ में ही खाएंगे। बिल्कुल भाई, वैसे भी मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाए जमाना हो गया है। आज तो मजा ही आ जाएगा। अमित को देखकर राघव अपनी सारी चिंताएं थोड़ी देर के लिए भूल गया। वह सीधे रसोई में गया। राघव खाना बनाने में बहुत माहिर था। उसने अपने खास तरीके से बढ़िया मसालों के साथ चावल का स्वादिष्ट पुलाव बनाना शुरू किया। धीरे धीरे पुलाव की भीनी भीनी खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। खाना बनने के बाद जब राघव ने अमित के सामने गर्मा गर्म पुलाव की थाली रखी, तो खुशबू से ही अमित की भूख और बढ़ गई। अमित ने बिना देर किए पहला निवाला मुंह में डाला। पहला निवाला खाते ही अमित की आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। वाह राघव, क्या पुलाव बनाया है भाई! सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अमित बड़े मजे से पुलाव खा रहा था और राघव के हाथ के स्वाद की जमकर तारीफ कर रहा था। लेकिन इतने में भी राघव के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। अमित अपने दोस्त को बचपन से जानता था, इसलिए उसने राघव के चेहरे के हाव भाव तुरंत पहचान लिए। राघव, मैं देख रहा हूँ कि तुम अंदर से बहुत परेशान हो। पुलाव इतना लाजवाब बना है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही। बात क्या है भाई? क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्या बताऊं अमित, मैं सुल्तानपुर स्टेशन पर चाय और समोसे का ठेला लगाता हूँ, पर वहाँ पहले से ही इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं कि मेरे ठेले पर कोई ध्यान ही नहीं देता। दिन भर में 100 रुपया कमाना भी मुश्किल हो गया है। क्या तुम चाय समोसे बेचते हो? अरे राघव, जब तुम्हारे पास पुलाव बनाने का इतना बेहतरीन हुनर है, तो तुम स्टेशन पर पुलाव का ठेला क्यों नहीं लगाते? ये स्वाद जो भी एक बार चखेगा, वो बार बार तुम्हारे पास आएगा। अरे अमित, स्टेशन पर लोग बहुत जल्दी में होते हैं। वहाँ सब चाय, बिस्कुट या समोसा ही खोजते हैं। पुलाव कौन खरीदेगा? और फिर नया काम शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे भी तो नहीं हैं। ये लो राघव, ये 5,000 रुपए रखो। ये समझो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे इस नए काम में छोटी सी मदद कर रहा है। तुम कल से ही स्टेशन पर पुलाव का ठेला लगाओ। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारा ये काम बहुत आगे जाएगा।
नहीं अमित, मैं इतने पैसे तुमसे उधार नहीं ले सकता। तुम्हारी अपनी भी जरूरतें होंगी, मैं ये पैसे कैसे चुकाऊंगा? अरे भाई, क्या अब दोस्ती में भी हिसाब किताब होगा? जब तुम्हारा काम अच्छा चलने लगे तब लौटा देना। बस हिम्मत मत हारो और कल से ही पुलाव बेचना शुरू करो। अमित की बातों और उसकी मदद ने राघव के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। अगले दिन सुबह अमित शहर वापस लौट गया। राघव ने अमित के दिए पैसों से पुलाव बनाने का नया सामान खरीदा। अच्छे चावल, बढ़िया मसाले और बर्तन। वह पूरे उत्साह के साथ सुल्तानपुर स्टेशन पहुंचा और अपना नया ठेला लगाया। उसने ठेले पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, स्पेशल वेज पुलाव। राघव उम्मीद भरी नजरों से ग्राहकों का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी बगल का दुकानदार दिनेश और उसके साथ के कुछ लोग राघव का ठेला देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे ओ भाइयों, जरा देखो तो, हमारे राघव भाई अब स्टेशन पर पुलाव बेचेंगे। अरे राघव, यहाँ लोग ट्रेन पकड़ने आते हैं या तुम्हारी शादी की बारात में पुलाव खाने आते हैं? सही कहा दिनेश भाई, पुलाव का नाम सुनकर ही लोग भाग जाएंगे। समोसा तो बिकता नहीं था, चले हैं शहरियों वाला खाना बेचने। मुझे इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, मुझे बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। कोई ना कोई तो पुलाव खाने जरूर आएगा। पूरा दिन बीत गया, लेकिन दिनेश की बातें सच साबित होती दिख रही थीं। स्टेशन पर आने जाने वाले मुसाफिर पुलाव का नाम सुनते ही आगे बढ़ जाते थे। किसी ने एक प्लेट पुलाव तक नहीं खरीदा। शाम ढलने लगी और राघव का पूरा पुलाव बर्तन में वैसा का वैसा ही पड़ा रह गया। वह निराश होकर अपना ठेला खींचते हुए वापस घर की तरफ निकलने लगा। तभी रास्ते में एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे राघव की नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी। उन बुजुर्ग का नाम रामदीन काका था। वे जमीन पर एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर उबले हुए अंडे रखकर बैठे थे। राघव ने देखा कि काका का चेहरा बहुत थका हुआ और निराश था। राघव ने अपना ठेला रोका और काका के पास गया। काका, आप इस वक्त यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? गांव के सब लोग तो अपने अपने घर लौट चुके हैं। आपकी टोकरी में तो अभी बहुत सारे अंडे बचे हैं। क्या बताऊं बेटा राघव, सुबह से यहाँ बैठा हूं कि कोई राहगीर निकलेगा और कुछ अंडे खरीद लेगा, पर आज पूरे दिन में सिर्फ 2 ही अंडे बिके। आज घर पर चूल्हा कैसे जलेगा, यही सोचकर परेशान हूं। काका, आज मेरा हाल भी कुछ आपके जैसा ही है। मैंने बड़े चाव से स्टेशन पर बेचने के लिए ये पुलाव बनाया था, पर लोग पुलाव का नाम सुनकर ही दूर भाग जाते हैं। मेरा पूरा ठेला वैसा का वैसा ही भरा पड़ा है। धैर्य रख बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन तुम्हारा ये पुलाव तो सच में बहुत खुशबूदार लग रहा है। इसकी महक ही बता रही है कि तुमने इसे दिल से बनाया है। राघव वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। वह काका के उबले हुए अंडों को देखने लगा और फिर अपने ठेले में रखे चटपटे पुलाव को। अचानक राघव के दिमाग में एक जबरदस्त विचार आया। उसे शहर के एक बड़े होटल की बात याद आई, जहां उसने लोगों को चावल के साथ अंडा खाते देखा था। राघव की आंखों में एक नई चमक आ गई। काका, मेरे दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त तरकीब आई है। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो आपकी टोकरी के सारे अंडे भी बिक जाएंगे और मेरा पुलाव भी पूरा खत्म हो जाएगा। अरे, ऐसा क्या सोच लिया तुमने बेटा? भला इन उबले अंडों का तुम्हारे इस शाकाहारी पुलाव से क्या लेना देना? लोग तो पुलाव को सादा ही खाते हैं ना। काका, हम इस पुलाव में आपके उबले हुए अंडों को फ्राई करके और कुछ खास मसाले मिलाकर इसे अंडा बिरयानी का नाम देंगे। शहर में लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं। स्टेशन पर आने जाने वाले मुसाफिरों को ये नया स्वाद बहुत पसंद आएगा। अंडा बिरयानी, नाम तो सुनने में बहुत नया और बढ़िया लग रहा है, पर बेटा क्या स्टेशन के लोग इस नई चीज को स्वीकार करेंगे? तुम्हें क्या लगता है? काका, अकेले प्रयास किया तो हम दोनों को निराशा ही मिली। अब मिलकर कोशिश करते हैं। कल सुबह आप अपने सारे अंडे लेकर सीधे मेरे घर आ जाना। हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामदीन काका पूरे उत्साह के साथ उबले हुए अंडों की टोकरी लेकर राघव के घर पहुंच गए। राघव ने पहले से ही बासमती चावल का बेहतरीन खुशबूदार पुलाव तैयार करके रखा था। उसने काका के उबले हुए अंडों को छीला, उन्हें बीच से काटा और तवे पर थोड़े से तेल और अपने सीक्रेट मसालों के साथ हल्का सा भून लिया। जब उन भुने हुए चटपटे अंडों को पुलाव के ऊपर सजाया गया तो वह दिखने में बेहद लाजवाब लग रहा था। राघव ने अपने ठेले के बोर्ड को बदल दिया
और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, स्पेशल अंडा बिरयानी, सिर्फ 20 रुपये। दोनों मिलकर ठेला खींचते हुए सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। अरे देखो भाइयों, पुलाव वाले बाबू फिर आ गए। लेकिन आज ठेले पर कुछ नया नाटक दिख रहा है। ये बोर्ड पर क्या लिखा है? अंडा बिरयानी। अरे राघव, ये क्या नया ढोंग शुरू किया है? और साथ में इन काका को भी ले आए। हाँ भाई, लगता है पुलाव नहीं बिका तो अब अंडों का तमाशा करेंगे। यहाँ कौन खाएगा तुम्हारी बिरयानी? राघव बेटा, ये लोग तो अभी से हमारा जोर जोर से मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी ये मेहनत भी बेकार ना चली जाए। काका, आप बिल्कुल मत डरिए। इन लोगों का काम ही बोलना है। हमारी किस्मत का फैसला ये लोग नहीं, बल्कि हमारे मुसाफिर करेंगे। बस आप देखते जाइए। राघव ने काका का हौसला बढ़ाया। तभी लखनऊ की तरफ से आने वाली एक पैसेंजर ट्रेन सुल्तानपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन के रुकते ही मुसाफिरों की भारी भीड़ बाहर निकली। लंबे सफर की वजह से लोग भूखे थे और खाने की तलाश में इधर-उधर देखने लगे। तभी राघव ने अपनी गहरी और बुलंद आवाज में आवाज लगानी शुरू की। आइए भाइयों, आइए। सुल्तानपुर स्टेशन की सबसे मशहूर गर्मा गर्म स्पेशल अंडा बिरयानी। स्वाद ऐसा जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। सिर्फ 20 रुपए प्लेट। भैया, ये अंडा बिरयानी क्या चीज है? मैंने तो पहले कभी नहीं सुनी। जरा दिखाना कैसी दिखती है। बाबूजी, ये उबले हुए अंडों और खास मसालों से तैयार की गई एक बेहतरीन बिरयानी है। आप बस एक बार चक्कर देखिए। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। उस मुसाफिर ने थोड़ी झिझक के साथ प्लेट हाथ में ली और पहला निवाला मुंह में डाला। बिरयानी का तीखा, छटपटा और मसालेदार स्वाद उसके मुंह में घुल गया। मुसाफिर के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। सफर की सारी थकान दूर हो गई। इतनी लाजवाब बिरयानी तो मैंने बड़े शहरों में भी नहीं खाई। मेरे लिए एक प्लेट और पैक कर दो। उस मुसाफिर को मजे से खाते देख आसपास खड़े दूसरे यात्री भी राघव के ठेले की तरफ बढ़ने लगे। देखते ही देखते राघव के ठेले पर ग्राहकों की एक लंबी कतार लग गई। दिनेश और सुरेश फटी आंखों से यह सब देख रहे थे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि जिस राघव का मजाक वे उड़ा रहे थे, उसके ठेले पर इतनी भीड़ लग जाएगी। राघव फुर्ती से प्लेटों में चावल निकाल रहा था और रामदीन काका तवे पर फटाफट अंडों को फ्राई करके राघव की मदद कर रहे थे। दोनों के हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुक रहे थे। महज 2 घंटे के अंदर पूरा बर्तन खाली हो गया। काका, जरा देखिए तो, सारा पुलाव और आपके सारे अंडे बिक गए। एक दाना भी नहीं बचा। आज तो कमाल ही हो गया। हाँ बेटा, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। मेरी टोकरी के सारे अंडे आज कुछ ही घंटों में बिक गए। ये सब तुम्हारी इस अनोखी तरकीब का कमाल है। नहीं काका, ये हम दोनों की मेहनत का फल है। ये लीजिए आपके अंडों के पैसे और मुनाफे का आपका आधा हिस्सा। इसे संभाल कर रखिए। नहीं नहीं राघव बेटा, इतने पैसे मैं नहीं ले सकता। मेहनत तुम्हारी थी, पुलाव तुम्हारा था। मुझे सिर्फ अंडों की कीमत दे दो, वही मेरे लिए बहुत है। काका, अगर आप अंडे लेकर मेरे साथ नहीं आते तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। हम इस धंधे में बराबर के साझेदार हैं। आपको ये पैसे रखने ही होंगे। रामदीन काका ने कांपते हाथों से पैसे लिए और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। आज कई महीनों बाद उनके चेहरे पर आत्मसम्मान और सुकून की मुस्कान थी। वहीं दूसरी तरफ बगल का दुकानदार दिनेश और उसके साथी यह सब देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जल रहे थे। उनका समोसे का धंधा आज राघव की वजह से बहुत मंदा पड़ गया था। दिनेश गुस्से में पैर पटकता हुआ राघव के पास आया। सुनो राघव, आज तुक्का लग गया तो बहुत हवा में मत उड़ो। ये स्टेशन हमारा है। 2 दिन बाद जब लोग तुम्हारी इस नई चीज से ऊब जाएंगे, तब देखना तुम्हारी ये बिरयानी कोई भी नहीं पूछेगा। दिनेश भाई, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। स्टेशन सबका है और ग्राहक भी सबके हैं। मेरी बिरयानी का स्वाद लोगों को पसंद आया है। ये कोई तुक्का नहीं है। मैं बस अपनी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ। ईमानदारी की बातें अपने पास रखो। कल से अगर यहाँ भीड़ की वजह से मेरे ग्राहकों को दिक्कत हुई तो मैं स्टेशन मास्टर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। समझ गए ना? अगले कुछ दिनों तक राघव और रामदीन काका की अंडा बिरयानी का जलवा सुल्तानपुर स्टेशन पर बढ़ता ही गया। अब तो गांव के लोग भी जो स्टेशन के पास से गुजरते थे, राघव के ठेले पर रुककर बिरयानी का मजा लेने लगे थे। राघव की कमाई इतनी अच्छी होने लगी
कि उसने सबसे पहले अपने दोस्त अमित के 5,000 रुपये पूरे सम्मान के साथ वापस लौटा दिए। लेकिन जैसे जैसे राघव की तरक्की हो रही थी, दिनेश की जलन दुश्मनी में बदलती जा रही थी। उसने मन ही मन राघव को बर्बाद करने की एक खतरनाक योजना बनानी शुरू कर दी। एक रात जब सब चले गए तो दिनेश अपने साथी सुरेश के साथ एक योजना बनाए। सुरेश, इस राघव का पत्ता साफ करना ही पड़ेगा। अगर इसकी बिरयानी ऐसे ही बिकती रही तो बहुत जल्द हमारी चाय और समोसे की दुकानें पूरी तरह बंद हो जाएंगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुसाफिर इसकी बिरयानी का नाम सुनकर ही दूर भागने लगें। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है दिनेश भाई, पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं? स्टेशन के मुसाफिर से लेकर गांव के लोग तक सब तो उसकी बिरयानी के स्वाद के दीवाने हो चुके हैं। कोई उसकी बुराई मानने को तैयार ही नहीं है। स्वाद अपनी जगह है सुरेश, और सेहत अपनी जगह। मुसाफिर कितना भी स्वाद पसंद करता हो, लेकिन अगर उसकी सेहत पर बात आ जाएगी तो वो दोबारा उधर मुड़कर भी नहीं देखेगा। कल सुबह जब राघव अपना ठेला यहाँ खड़ा करके पानी लेने स्टेशन के नल पर जाएगा, तब तुम चुपके से उसकी बिरयानी के बड़े बर्तन में ये खराब और बदबूदार तेल मिला देना। बस फिर देखना, जो भी उसे खाएगा उसका पेट खराब होगा। जब स्टेशन पर हंगामा होगा तो बदनामी सीधे राघव की होगी और स्टेशन मास्टर उसका ठेला यहाँ से उठवा देंगे। लेकिन दिनेश भाई, अगर किसी ने देख लिया या पुलिस आ गई तो? ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करना ठीक रहेगा क्या? अरे डरपोक, कोई पुलिस नहीं आएगी। स्टेशन पर आने वाले मुसाफिर चलती ट्रेन के होते हैं। पेट खराब होगा तो वो अगले स्टेशन पर जाकर चिल्लाएंगे। यहाँ किसका नाम खराब होगा? सिर्फ राघव का। जैसा मैंने कहा है बस वैसा ही करना, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राघव और रामदीन काका रोज की तरह अपनी ताजा गर्मा गर्म और खुशबूदार अंडा बिरयानी लेकर सुल्तानपुर स्टेशन पहुंचे। ट्रेन आने में अभी आधा घंटा बाकी था। तभी राघव ने रामदीन काका से कहा कि वह स्टेशन के नल से पीने का साफ पानी भर लाता है। यही सही मौका देखकर सुरेश चुपके से बिरयानी में वह खराब तेल मिला दिया। लेकिन यह नीच हरकत करते हुए एक रेलवे की सफाई कर्मचारी देख लेता है। में राघव पानी का डिब्बा लेकर वापस लौट आया। उसी समय लखनऊ से आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन के रुकते ही मुसाफिरों की भीड़ हमेशा की तरह राघव के ठेले की तरफ बढ़ने लगी। उसने बिरयानी के बर्तन का ढक्कन हटाया। उसे अंदर से एक अजीब सी कड़वी और बदबूदार महक आई। राघव का माथा ठनका। उसने तुरंत रामदीन काका से पूछा, काका, जरा यहाँ आना। इस बिरयानी की महक आज रोज जैसी नहीं लग रही है। इसमें से कुछ अजीब सी सड़ाद आ रही है। क्या आपने इसमें कुछ मिलाया था क्या? नहीं बेटा, मैंने तो बर्तन को छुआ तक नहीं। मैं तो तवे पर अंडे सेट कर रहा था। पर सच में महक तो बहुत खराब आ रही है। चावल का रंग भी थोड़ा बदला हुआ सा लग रहा है। अरे बिरयानी वाले भाई, जल्दी से 2 प्लेट लगाओ ना। हमारी ट्रेन सिर्फ 5 मिनट रुकती है। इतना वक्त क्यों लगा रहे हो? बाबूजी, मुझे माफ करना। आज की बिरयानी में कुछ गड़बड़ी लग रही है। मैं अपने ग्राहकों को ऐसा खाना नहीं खिला सकता। आज मैं किसी को भी बिरयानी नहीं बेच पाऊंगा। राघव की बात सुनकर मुसाफिर हैरान रह गए। तभी पास ही खड़ा दिनेश मौके का फायदा उठाने के लिए आगे आया और चिल्लाने लगा, अरे मुसाफिर भाइयों, मत खाना इसकी बिरयानी। ये बासी और सड़ा हुआ खाना बेचता है। देखो, आज खुद ही पकड़ा गया। तभी मैं कहता था कि इसके ठेले पर मत जाया करो, ये तुम्हें बीमार कर देगा। दिनेश की बात सुनकर ग्राहक वहां से जाने ही वाले थे। तभी सफाई कर्मचारी वहां पर आया। रुको मुसाफिर भाइयों, राघव भैया की बिरयानी में कोई खराबी नहीं थी। जब राघव भैया पानी लेने गए थे, तब मैंने इस सुरेश को राघव भैया के बर्तन में कुछ मिलाते हुए अपनी आंखों से देखा है। ये सब इस दिनेश की रची हुई साजिश है। क्या? सुरेश भाई, तुमने ऐसा किया? दिनेश भाई, मुझसे इतनी दुश्मनी कि तुम निर्दोष मुसाफिरों की सेहत से खिलवाड़ करने लगे? नहीं नहीं, ये सफाई कर्मचारी झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस यहाँ से चुपचाप गुजर रहा था। झूठ मत बोलो। तुम्हारी जेब में जो कांच की शीशी है उसे बाहर निकालो। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मदन की बात सुनते ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद मुसाफिरों और स्थानीय लोगों की भीड़ सुरेश के चारों तरफ जमा हो गई। तो सुरेश व सीसी बाहर निकल दी। दिनेश ने जब देखा कि पासा पूरी तरह पलट चुका है, तो वह दबे पांव भीड़ के पीछे से भागने की कोशिश करने लगा।
लेकिन गुस्से से भरे मुसाफिरों ने उसे तुरंत घेर लिया और पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो राघव भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस दिनेश ने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी बिरयानी में ये खराब तेल मिला दूंगा तो तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा। इसने मुझे पैसों का लालच दिया था। दिनेश, तुम इतने नीच स्तर पर गिर जाओगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। राघव ने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। तुम अपनी दुकान ना चलने का गुस्सा इस बेगुनाह पर निकाल रहे हो। इन दोनों नीच लोगों को तुरंत पुलिस के हवाले करो। ये लोग मुसाफिरों की जान और सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आज तो इस बिरयानी वाले भाई की ईमानदारी और इस सफाई वाले की सतर्कता ने हम सबको बचा लिया, वरना न जाने कितने लोग बीमार पड़ जाते। राघव भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ईर्ष्या में आकर मैंने अपनी अक्ल खो दी थी। पुलिस को मत बुलाओ, मेरी दुकान और इज्जत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। दिनेश भाई, आपने जो किया वो बहुत ही गलत और खतरनाक था, लेकिन मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी इस गलती की सजा आपके मासूम परिवार को भुगतनी पड़े। पर एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता और दूसरों का बुरा चाहने से कभी अपना भला नहीं होता। राघव की इस दरियादिली ने वहां खड़े हर इंसान का दिल जीत लिया। मुसाफिरों और गांव के लोगों ने राघव की ईमानदारी और उसके बड़े दिल की जमकर सराहना की। हालांकि जब इस पूरी घटना की भनक सुल्तानपुर स्टेशन के स्टेशन मास्टर को लगी तो उन्होंने दिनेश और सुरेश को अपने दफ्तर में तलब किया। स्टेशन मास्टर ने दोनों को कड़ी चेतावनी दी और उन पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया।